Welcome to C Anjali Chan classes, guys. You're ready to make audit easy. So we are here to wrap up our essay 240. Yes, this is a huge essay, and we are gonna wrap up it in just two parts. Yes, only two parts. क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज्यादा समझा चुकी हूँ कि एक अपेंडिक्स तो अपना होमवर्क में ही निकलने वाला है. हाँ, ओवरव्यू आई विल बी गिविंग यू, बट वो आपका क्या निकलेगा, होमवर्क में निकलने वाला है. अब होमवर्क तो स्टूडेंट्स को मिलना ही चाहिए, राइट? तो अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. उससे पहले हमने स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज पढ़े थे मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड उसमें भी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन हमने देखा था, मैनेजमेंट एस्टिमेट हमने देखा था, एंड उसके बाद इन्वेंट्री क्वांटिटीज हमने देखा था, राइट? अब आपको पता ही है आईसीएआई ऑडिट में क्या कर चुकी है सीए इंटर वालों के साथ, और एएफएम में क्या कर चुकी है सीए फाइनल वालों के साथ. तो देयर इज नो स्कोप ऑफ सेलेक्टिव स्टडी एट ऑल. देयर इज नो स्कोप ऑफ सेलेक्टिव स्टडी. तो आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा. आईसीआई, चलो आईसीआई के मटेरियल से थोड़ा बाहर कुछ पूछ ले, बेयर ऐसे से तो बाहर कुछ नहीं पूछेगी. बेयर टेक्स्ट में जो लिखा है एटलीस्ट उससे तो बाहर नहीं पूछने वाली. सो यू शुड बी हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग बेयर टेक्स्ट ऐसे, राइट? हाँ, बेयर टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, अपना स्कोप पता चल जाएगा कि कितना पढ़ना है. बट लिखना क्या है वो अगेन हमें क्वेश्चन से पता चलेगा, एंड आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन सीरीज also in a separate playlist after completing these essays. एंड क्वेश्चन का मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हम क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं साथ के साथ, सो डैट जब हमारे सारे एसेस कवर हो जाए तो वी आर इन अ पोजिशन टू क्रॉस रेफरेंस अदर एसेज इन आर आंसर. क्रॉस रेफरेंस से आपके मार्क्स उठते हैं, right? Not only the keywords. Keywords are the backbone of the answer. I know, I admit it. But when you cross-reference your answer with other essays, with other section, other laws, then it will weight your lift your marks, right? तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. डिफरिंग सर्कमस्टांस would necessarily dictate different responses. डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांस हो गए, इंसिडेंट हो गए, जिसके बेसिस पे हमें क्या करना है, रेस्पोंड करना है. पहले हम इसी चीज को ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार नोट से, एंड देन वी विल बी टचिंग अपॉन दी बेयर एसिड टेक्स्ट का लैंग्वेज. Specific responses misstatement due to misappropriation of asset. It involves, अब misappropriation of asset हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओवरव्यू भी ले चुके थे, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार जस्ट रिमाइंड करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था. इट इन्वॉल्व्स थेफ्ट ऑफ कैश, इन्वेंट्री पिल्फरेज, फेक पेमेंट्स, कॉस्ट एम्प्लॉयज, पर्सनल यूज ऑफ कंपनीज एसेट एंड मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपेंस क्लेम. मैंने प्लेन रीडिंग क्यों लगाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी given you the examples in detail. Unlike FFR, FFR मतलब fraudulent financial reporting, और fraudulent financial reporting में होता था कि हम अपनी books of account को क्या कर रहे हैं, manipulate कर रहे हैं. Manipulation of books of accounts. Sorry. Here the fraud usually involve, FFR में manipulation of books of account होता था, बस misappropriation of asset में क्या होगा, यहाँ पे हम embezzlement कर रहे होंगे, या तो कैश की या एसेट्स की. फ्रॉड यूजुअली इन्वॉल्व, कौन कौन करता है, एम्प्लॉय कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकती है, वेंडर्स कर सकते हैं, आरपीटी कर सकती है, यानी कि रिलेटेड पार्टीज कल्यूट हो सकती है मैनेजमेंट के साथ, एंड दे विल कमिट द फ्रॉड. किस तरीके का, या तो स्टील कर सकती है एसेट को, मिसयूज कर सकती है एसेट को. एंड मिसयूज में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डायरेक्टर हैज कोलैटरलाइज्ड द एफडी ऑफ द कंपनी टू रेज द पर्सनल लोन, राइट? देन उसके बाद ऑडिटर्स प्रोसीजर्स आर फोकस्ड ऑन, ऑडिटर के जो प्रोसीजर है वो किस पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी किस चीज की हो सकती है, या तो कैश की हो सकती है, या फिर इन्वेंट्री की हो सकती है, पेरोल की हो सकती है, अदर एक्सपेंसेस की हो सकती है, वेंडर पेमेंट की हो सकती है. ये सबसे कॉमन है, एंड इसका मैं आपके पास एक ऐसे एग्जाम्पल लेके आई हूँ कि आप भी सोचोगे हाँ ऐसा हो सकता है, और जब हम कभी आर्टिकलशिप करने के लिए उतरेंगे ना सीए इंटर वाले, तो मजा आ जाएगा उनको ऑडिट करते हुए. अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, राइट? अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, बट बिफोर रीडिंग दिस, differing circumstance would necessarily dictate different responses. Ordinarily,
Audit responds to an assessed risk of material misstatement due to fraud relating to misappropriation of asset will be directed towards certain account balances and class of transaction. अकाउंट बैलेंसेस क्या हो गए? अपने बैलेंस शीट के आइटम जैसे कि कैश, इन्वेंट्री, और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एम्प्लॉय पेरोल एक्सपेंसेस. Although some of the audit response noted in two categories above may apply in such circumstances. The scope of the work to be linked to specific information about misappropriation risk that has been identified. मिसअप्रोप्रिएशन रिस्क किसका हो सकता है? इन्वेंट्री का. हमने देखा वेयर हाउस में सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे, इससे रिस्क अराइज होता है थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री का, पिल्फरेज ऑफ इन्वेंट्री का. तो अब बात करते हैं रेस्पॉन्सेज की. रेस्पॉन्सेज अगेन मैंने आपको बताया था, रेस्पॉन्सेज इज द एक्शन विच ऑडिटर शुड टेक आफ्टर असेसिंग द रोम. Example of responses to the auditor's assessment of ROM due to misappropriation of asset. Misappropriation of asset के केस में ऑडिटर को क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं. And you have to by heart them after having a conceptual understanding, right? सबसे पहले काउंटिंग कैश. आप कैश को काउंट करो, सिक्योरिटीज को चेक करो एट और नियर द ईयर एंड, या तो 31 मार्च को या फिर 31 मार्च से थोड़ा सा स्लाइटली पहले, राइट? 13 फरवरी को नहीं करना है, 14 को तो बिल्कुल ही नहीं करना है, 14 को वो आपसे नाराज हो जाएगी, राइट? 13 को इसलिए नहीं करना, फिर ICAI आपसे नाराज हो जाएगी. काउंटिंग कैश सिक्योरिटी एट और नियर द ईयर एंड, मीनिंग क्या होगा इसका? ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई, क्या क्या वेरीफाई करेगा? कैश इन हैंड, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, सिक्योरिटी एंड एफडी रिसीट, इनको चेक करेगा. क्यों करेगा? टू डिटेक्ट कैश थेफ्ट. क्या डिटेक्ट करने के लिए? कैश थेफ्ट. या फिर टेम्पररी बोरोइंग तो नहीं की है, या फिर फेक बैलेंसेस तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं. इस सब को चेक करने के लिए ऑडिटर विल काउंट cash and security at or near year end. This was our point number 1. Then उसके बाद confirming directly with the customer the account activity including credit memo, sales return activity as well as dates payment were made for the period under the audit. अब जैसे अपने पास PL अकाउंट में क्या होता है? रिवेन्यू लाइन आइटम होता है. रिवेन्यू अब ऐसा है कि जो सेल्स है अपनी कैश भी होती है, क्रेडिट भी होती है, और क्रेडिट सेल्स की वजह से अपने पास बैलेंस शीट में क्या खड़े हो जाते हैं? डेटर्स. तो अब उन डेटर्स से ही मुझे क्या लेनी है? कंफर्मेशन लेनी है. एंड नॉट इवन दैट, जब हम सेल्स दिखाते हैं तो वो नेट सेल्स होती है, यानी कि आफ्टर द सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न से रिलेटेड भी हम क्या लेने वाले हैं? कंफर्मेशन लेने वाले हैं. कंफर्मिंग कस्टमर अकाउंट एक्टिविटी. कस्टमर अकाउंट की क्या एक्टिविटीज है? ठीक है, ऑडिटर डायरेक्टली कंफर्म्स विद कस्टमर. क्या क्या? एक तो बैलेंस, कब उसने पेमेंट करी, कब क्रेडिट नोट इश्यू हुए सेल्स रिटर्न पे. दिस डिटेक्ट कैश एम्बेजलमेंट, फेक सेल्स रिटर्न और सप्रेशन ऑफ कलेक्शन. सप्रेशन ऑफ कलेक्शन के लिए मैंने आपको टीमिंग एंड लीडिंग का एग्जांपल बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कस्टमर ए से पैसे आए बट वो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं डाले, मैंने अपनी जेब में डाल लिया. कस्टमर बी से पैसे आए, मैंने कस्टमर ए को क्रेडिट कर दिया और बी को अभी आउटस्टैंडिंग दिखाया. कस्टमर सी से आए, कस्टमर बी के में डाल दिया, अब सी को आउटस्टैंडिंग दिखाया. तो ये क्या था? अपना टेम्पररी बोरोइंग का एक तरीका था कि हमने अपने पॉकेट में पैसे डाल लिए अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए. ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम? टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड बोलते थे. देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एनालाइजिंग रिकवरीज ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट. अब मैंने आपको बताया था कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज भी डालते हैं, लाइक इन्वेंट्री राइट ऑफ की डालते हैं, बैड डेट राइट ऑफ की डालते हैं, राइट? तो उसको भी मुझे क्या करना है? एनालाइज करना है कि ये फेक तो नहीं है, सच में ही बैड डेट हुए थे ना, सच में ही प्रोविजन राइट ऑफ किया गया था ना. ये चीजें मुझे क्या करनी है? चेक करनी है. एनालाइजिंग recoveries of return of account. Sometimes receivables are intentionally write off. Receivables को हम intentionally write off करते हैं. जो एम्प्लॉय होते हैं secretly debtor से पैसा ले लेते हैं, बट वो पैसा बुक्स में दिखाने की जगह उसको क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं कि दिस पर्टिकुलर debtor has been bankrupted and has been write off. और वो पैसा अल्टीमेटली किसके पास गया? एम्प्लॉय के पॉकेट में चला गया. एंड लेटर सीक्रेटली रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयज. ऑडिटर क्या चेक करेगा इस केस में? वेदर रिकवर
अमाउंट आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, जो अमाउंट हमने रिकवर किया है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। अगेन ये कैसे पता चलेगा, डेटर की कंफर्मेशन से पता चलेगा जब हम उससे पेमेंट मेड की बात पूछेंगे, राइट। दिस वाज आवर पॉइंट नंबर थर्ड। एनालाइजिंग इन्वेंट्री शॉर्टेज बाय लोकेशन और द प्रोडक्ट टाइप। इन्वेंट्री की शॉर्टेज देखनी है अब हमें प्रोडक्ट के टाइप को देखते हुए एंड लोकेशन को देखते हुए। जैसे एनालाइजिंग इन्वेंट्री शॉर्टेज, ऑडिटर कंपेयर करेगा फिजिकल स्टॉक को बुक स्टॉक से, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट से, कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया है, एंड एज पर रिकॉर्ड whether my physical stock is matching or not. Frequent shortage indicates, बार बार अगर शॉर्टेज हो रही है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, अगेन तीन थिंग्स, थेफ्ट, पिल्फरेज, पुअर कंट्रोल। थेफ्ट, पिल्फरेज एंड पुअर कंट्रोल। जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको समझाती हूँ ये लिखना नहीं होता है, ये सिर्फ समझने के लिए। लिखना आपको हमेशा और हमेशा बेयर टेक्स्ट के लैंग्वेज में ही होगा, बेयर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा, राइट। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, एक्स्ट्रा मैं लिख के आती हूँ आपको समझाने के लिए। आई एम ऑल्सो डूइंग होमवर्क फ्रॉम माई साइड। देन उसके बाद कंपेयरिंग की इन्वेंट्री रेशियोज टू द इंडस्ट्री नॉर्म। अब क्या करेंगे हम, की रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो यूनिट है वो क्या है, एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करता है, तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री पकड़ूंगी जो कि एफएमसीजी में करती है डील, और उसके डेटा से अपनी एंटिटी के डेटा को क्या करने वाली, कंपेयर करने वाली। मैम कुछ समझ नहीं आया, इट्स ऑल क्लियर, इट्स अ बाउंसर फ्रॉम आवर ब्रेन। चलो देखते हैं इसे भी, जब मैं साथ हूं तो बाउंसर कैसे जाएगा। कंपेयरिंग इन्वेंट्री रेशियोज विद इंडस्ट्री नॉर्म्स। इंडस्ट्री नॉर्म से हमें क्या करना है, इन्वेंट्री रेशियोज को कंपेयर करना है। ऑडिटर कंपेयर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, श्रिंकेज रेशियो विद इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री एवरेज से क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं। लाइक मैंने अपनी एंटिटी का रेशियो निकाल लिया, उसी रेशियो को अब मैं इंडस्ट्री की रेशियो से क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, ये देखने के लिए कि क्या मेरी जो एंटिटी है वो इन लाइन विद इंडस्ट्री चल रही है, या फिर उसमें एबनॉर्मल लॉसेज हो रहे हैं, या फिर एबनॉर्मल गेन्स हो रहे हैं। इसको मैं कंपेयर करूंगी इंडस्ट्री से। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इन्वेंट्री की, कि इन्वेंट्री का जो ट्रेंड है इंडस्ट्री का वो क्या एंटिटी के ट्रेंड से मैच हो रहा है, या फिर एंटिटी बिल्कुल ही अनयूजुअल एक्टिविटीज कर रही है, राइट। तो जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर मैं निकाल लूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता ही क्या है, कि आप कितनी एफिशिएंटली अपनी इन्वेंट्री को मूव कर पा रहे हो और उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो, राइट। यही होता है। तो जितना कम इन्वेंट्री रेशियो, सॉरी, जितना ज्यादा इन्वेंट्री टाइम वेलोसिटी, उतना ज्यादा हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो मेरी एंटिटी थी एबीसी अनलिमिटेड, उसका 2 टाइम्स था, इंडस्ट्री का 6 टाइम था। 6 टाइम का मतलब क्या हो गया, कि मेरी एंटिटी जो है वो क्या कर रही है, पुअर परफॉर्म कर रही है। क्या कर रही है, पुअर परफॉर्म कर रही है। दिस इंडिकेट्स, इससे क्या इंडिकेट होता है, या तो अपना स्टॉक क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है, या फिर इन्फ्लेटेड इन्वेंट्री है, या फिर फेक स्टॉक है। बहुत ज्यादा है ना क्वांटिटी हमारे पास, हम कम चैनलाइज कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं इन्वेंट्री को। दैट्स वाई फेक स्टॉक हो सकता है, या इन्फ्लेटेड इन्वेंट्री हो सकती है, या फिर ऑब्सोलीट आइटम हो सकता है कि जो बिक नहीं रहा है, राइट। दीज वाज आवर पॉइंट नंबर 5। देन वी हैव रिव्यूइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिडक्शन टू द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। हम रिव्यू करेंगे इन्वेंट्री में हमने शॉर्टेज की है, रिड्यूस किया है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से कम किया है, तो कम करने का क्या रीजन है, उसके मैं क्या लूंगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेने वाली हूँ, राइट। तो रिव्यूइंग रिडक्शन इन परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैंने रिड्यूस किया है, तो उसके मैं क्या देखूंगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखूंगी। ऑडिटर विल चेक एडजस्टमेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, अगेन राइट ऑफ हो सकते हैं, राइट ऑफ टू द स्टॉक, शॉर्टेज हो सकती है, डैमेज हो सकता है, या फिर मैंने क्या कर दिया होगा, स्क्रैप एंट्रीज कर दी होगी, राइट। तो फ्रॉडेस्टर में हाइड थेफ्ट थ्रू फेक एडजस्टमेंट, फेक एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू क्या कर सकता है, फ्रॉडेस्टर हाइड कर सकता है थेफ्ट। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को। Then we have another example, that is performing a computerized match of the vendor list। vendor list को मुझे मैच करना है किससे, एम्प्लॉय लिस्ट से।
यहाँ पे बात आएगी जो मैं आपको बोल रही थी, मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी मतलब सीए फाइनल वालों की बैंड बजानी है, और मेंटोस जिंदगी मतलब सीए इंटर वालों को आर्टिकलशिप के कुछ चंद लम्हों से क्या कराना है, रूबरू कराना है। तो वो पॉइंट्स आ चुके हैं। Performing a computerized match of vendor list with a list of employees to identify matches of address or the phone numbers। क्यों? ताकि हम ये देख सके कोई शेल वेंडर तो नहीं है। क्या? शेल वेंडर, फेक वेंडर्स की एम्प्लॉय ने फेक वेंडर अकाउंट बना दिया है। इंटरनल कंट्रोल्स वीक थे, इसकी वजह से जो पैसा वेंडर के नाम पे जाता था वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी उसका कौन होता था, वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय होता था। यहाँ पे हमें किसका पता लगाना है? शेल वेंडर्स का। किसका? नकली, फर्जी वेंडर्स का। मैचिंग vendor list with the employees data, auditor uses software to identify same address, same phone number, same bank accounts। क्यों? This detect fake vendors। क्या करते हैं इससे? फेक वेंडर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय और शेल वेंडर्स को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डिटेक्ट। फिर है performing a computerized search of the payroll records to identify। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? डुप्लीकेट एड्रेस, एम्प्लॉयज आइडेंटिफिकेशन और टैक्सिंग अथॉरिटी नंबर और द बैंक अकाउंट। ये अब किस लिए करते हैं हम? बेसिकली वी फॉलो दिस प्रैक्टिस टू कैप्चर दी घोस्ट एम्प्लॉयज। क्या? भूतिया एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, बट स्टिल आवर कंपनी इज पेइंग फॉर दोज एम्प्लॉयज, राइट। सर्चिंग पेरोल रिकॉर्ड्स फॉर डुप्लीकेट डिटेल्स। ऑडिटर क्या चेक करता है? डुप्लीकेट बैंक अकाउंट चेक करता है, पैन और टैन चेक करता है एज गिवन बाय आवर टैक्सिंग अथॉरिटी, ठीक है, जैसे कि सीबीडीटी। फिर उसके बाद employees ID and address, किस लिए? टू डिटेक्ट द घोस्ट एम्प्लॉयज एंड फेक सैलरीज। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो सैलरीज है वो अल्टीमेटली कंपनी का डायरेक्टर ले रहा है, राइट। देन वी हैव 9 point reviewing personal file for those that contain little or no evidence of activities of example or for example lack of performance evaluation। अब ये पॉइंट अगेन हमें इशारा कर रहा है शेल एम्प्लॉयज की तरफ, फेक एम्प्लॉयज की तरफ, राइट। कहने का क्या मतलब है? व्हेन वी हायर अ न्यू कैंडिडेट इनटू आवर कंपनी, तो हम उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करते हुए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें कंपनी में सबमिट करने पड़ते हैं, उनको लॉग्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का आधार कार्ड होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। ये तो हो गया प्रीलिम्स एक तरीके से। फिर जब एम्प्लॉय एंटर कर चुका होता है तो एम्प्लॉय की तो लॉगिन एक्टिविटीज नहीं दिखती मुझे, अटेंडेंस रिकॉर्ड मुझे मुझे उसकी कभी छुट्टियां नहीं दिखी, लीव एप्लीकेशन नहीं दिखी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं दिखी, उसका कोई वर्क परफॉर्मेंस नहीं दिखा। तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या हो सकता है? एक शेल एम्प्लॉय हो सकता है, राइट। Reviewing personal file, auditor checks whether employees actually exist and the work। क्या employee एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, क्या वो काम करता है? अगर ऐसे नहीं है तो सस्पिशियस साइन क्या होंगे? कभी उस एम्प्लॉय का आज तक अप्रेजल नहीं हुआ, कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड है भी तो उसने कभी छुट्टियां ली नहीं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉयज फाइल कंटेन ना तो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट है, ना कोई अप्रेजल वाला डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई लीव का रिकॉर्ड है। पॉसिबल क्या है? ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है घोस्ट एम्प्लॉय की, राइट। यहाँ पे मतलब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं करी है मैनिपुलेट, जहाँ पे एम्प्लॉयज ही इन्वॉल्व है फ्रॉड में। देन वी हैव एनालाइजिंग सेल्स डिस्काउंट एंड रिटर्न ऑफ द अनयूजुअल पैटर्न और द ट्रेंड। हमें एनालाइज करना है सेल्स डिस्काउंट को, रिटर्न को और अनयूजुअल पैटर्न और ट्रेंड को। अब क्या होता था, जो मेरा सेल्स मैनेजर था, अच्छा ठीक है पहले यहाँ से देख लेते हैं। एनालाइजिंग सेल्स डिस्काउंट एंड रिटर्न, एक्सेसिव डिस्काउंट और रिटर्न में इंडिकेट या तो हम एक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर रिटर्न दे रहे हैं। एम्प्लॉय कल्यूजन हो सकता है, अनऑथोराइज बेनिफिट हो सकता है और फेक रिटर्न। अब जो मेरा एक सेल्स मैनेजर है वो क्या करता है, मिस क्यूटी को हमेशा हमेशा 40% का डिस्काउंट देता है। किसको? मिस क्यूटी को। ज्यादा उधर तक नहीं जाना है, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वो चीज नहीं सोचना है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है। तो जो सेल्स मैनेजर है उसने मिस क्यूटी को 40% का डिस्काउंट दिया है,
और जब भी मिस क्यूटी आती थी वो हमेशा 40% का डिस्काउंट देता था और अदर कस्टमर को वो रो रो के 5% का डिस्काउंट देता था, राइट। तो इससे क्या पता चलता है, हो सकता है कि यहाँ पे पॉसिबल किकबैक्स हो। 40% का डिस्काउंट दे दिया मिस क्यूटी को और बाद में एंटिटी के बाहर ले जाके बोला कि देख सुन, मैंने तो 40% का डिस्काउंट दिया था, 20% जो है ना इधर खिसका दे, 50-50% का मुनाफा होएगा अपना, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो नेवरी सेल्स, पॉसिबल किकबैक्स अरेंजमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, एम्प्लॉय कल्यूजन विद द कस्टमर, राइट। फाइनेंशियल कल्यूजन, राइट, फाइनेंशियल कल्यूजन। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कंफर्मिंग स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैनेजमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, बट आपको ये देखना है शुड दिस कॉन्ट्रैक्ट बी ऑथेंटिकेटेड, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेक तो नहीं है, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑल्टर्ड तो नहीं है। ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी से जिसके साथ मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट को क्या किया है, एंटर किया है, साइन किया है। कंफर्मिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, ऑडिटर वेरीफाइज, क्या वेरीफाई करता है, एक्चुअल अग्रीमेंट टर्म्स, प्राइसेस, क्वांटिटी एंड ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि कितना पेमेंट टर्म्स है, क्या एक्सकलेशन क्लोजेस हो गए, वो सब। दिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग फेक और ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। अब देखो, हम पॉइंट्स तो देख रहे हैं, बट ये पॉइंट आए ही क्यों है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, वो भी मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ। लाइक व्हाट इज द पार्ट, वो तो हम देख ही रहे हैं, एंड व्हाई दिस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड हम ये भी देख रहे हैं, एंड आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हमको वाई भी देखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि यू विल मग अप द ऑडिट। ऑडिट में 500 से ज्यादा पेजेस है, इवन 1000 पेजेस भी अगर तुम पेयर टेक्स्ट को देखोगे तो क्या यू विल बी एबल टू मग अप 1000 पेजेस टिल योर अटेम्प्ट, नहीं, इट विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। आपको चीजों को समझ के लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद है obtaining evidences that contracts are being carried out in accordance with their terms। अब हमने यहाँ ये देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट फेक तो नहीं है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एंटर हुआ था क्या उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज पर द टर्म्स, इसके एविडेंसेस लेने हैं। फॉर एग्जांपल obtaining evidences contract are actually performed, जैसे कि इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, हम वहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखते हैं, आर्किटेक्ट वहाँ पे हमको सर्टिफाई करता है कि यस दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड टिल 40% और 50% और वट एवर सो ऑन। क्या हम बीइंग ऑडिटर उस सर्टिफिकेट को देखेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे और बोलेंगे यस दिस इज करेक्ट, आर्किटेक्टर ने मेरे को दे दिया, आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन साइन करके, नो। मैं एक्चुअली ऑन साइट विजिट करने वाली हूँ वेदर इट इज अ जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट, वेदर द कंस्ट्रक्शन इज जेन्युइनली हैपनिंग ऑन द साइट ऑन द एड्रेस विच इज बीइंग रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, मैं वो चीजें भी देखने वाली हूँ। तो even genuine contract may be fake in substance. Auditor check work completion, service proof, delivery evidences। जैसे लैंड पार्सल हो गए हमारे, अब ये जमीन लैंड ये सबके एग्जांपल क्यों आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट सेक्टर को ही सर्व किया हुआ है ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप, राइट। तो वर्क कंप्लीशन देखेंगे, सर्विस प्रूफ देखेंगे और डिलीवरी एविडेंसेस देखेंगे कि ओनरशिप ऑफ लैंड पार्सल क्या हमने ट्रांसफर कर दी है उस पर्टिकुलर कस्टमर को, राइट। देन वी हैव रिव्यूइंग द प्रोप्राइटी ऑफ द लार्ज एंड अनयूजुअल एक्सपेंसेस। हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हो, ऐसे एक्सपेंस हो चुके होंगे कि जो डायरेक्टली मेरे पीएल को हिट कर रहे हैं, दोज एक्सपेंसेस कैन बी कि वो मेरे को लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो चीजें मुझे क्या करनी है, रिव्यू करनी है। Reviewing large and unusual expenses. Protester often hide theft through. Theft किस तरीके से हाइड करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डाल के, ट्रैवल एक्सपेंस डाल के और कंसल्टेंसी चार्जेस डाल के। अब ये चार्जेस ऐसे हैं जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट आपका हो नहीं रहा है, तो दे आर नॉट इजिली ट्रेसेबल, इसको हम इजिली ट्रेस नहीं कर सकते, दे आर इंटेंजिबल, दे आर सर्विसेज इन नेचर, राइट। तो इससे क्या हो जाता है, एक्सपेंस को हम इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो फंड को इधर उधर लेवरेज कर सकते हैं। देन वी हैव reviewing the authorization and carrying value of senior management and related party loans। अब
हम क्या रिव्यू करेंगे, जो सीनियर मैनेजमेंट है या फिर रिलेटेड पार्टी है उसको हमारी कंपनी ने लोन दिया हो सकता है, तो उसको मुझे चेक करना होगा कि अथोराइज किया गया था उस लोन को या नहीं किया गया था, और वो लोन की कैरिंग वैल्यू क्या थी। हो सकता है कि जो कंपनी है उसने कम लोन दिखाया होगा अपनी बैलेंस शीट में, बट एक्चुअल में जो फंड है वो ज्यादा गए होंगे सीनियर मैनेजमेंट के पास। तो ये मुझे क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यूइंग सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंस रिपोर्ट। सीनियर एग्जीक्यूटिव में मिसयूज रिम्बर्समेंट सिस्टम। रिम्बर्स कराते ना हम अपने एक्सपेंसेस को, जैसे सेकमेंट पे भी जाते हैं बिग कॉर्पोरेट्स में, तो वहां पे आपका एक्सपेंस रिम्बर्स होता है, फ्लाइट का भी, रहने का भी, होटल स्टे का भी। जब आप बिजनेस मीट्स पे जाते हो तो भी आपके सारे खर्चे रेम्बर्स होते हैं। तो ऑडिटर क्या चेक करता है, बिल्स, अप्रूवल, बिजनेस पर्पस और डुप्लीकेट क्लेम्स। सीईओ क्लेम्स लग्जरी फैमिली वेकेशन एज द बिजनेस ट्रैवल। सीईओ ने लग्जरी फैमिली वेकेशन मनाया और उसका जितना भी एक्सपेंसेस था वो कहाँ पे डाल दिया, कंपनी का अकाउंट पे डाल दिया। तो review the level of and the propriety of the expense report submitted by the senior management, कि उसको अथोराइज किसने किया, अथोराइज क्या उसने प्रूफ दे के किया था अच्छे से कि नहीं किया था। वी विल बी हैविंग द रिव्यू ऑफ द सेम। These were your all 15 points which are the response to the risk assessment of misappropriation of assets, right? तो यहाँ पे आपका अपेंडिक्स नंबर 2 भी हो जाते हैं खत्म। खत्म हो गई आपकी अपेंडिक्स 2। अब बात करते हैं अपेंडिक्स 3 की। अब मैंने आपको ऐसे 240 इतना डीपली पढ़ाया है, इतना डीप कि तुम देख सकते हो कि ये जो पार्ट है उसका सीरियल नंबर 25 या 26 डलने वाला है। और सारी जो वीडियोस है वो हाफ आवर की तो है ही, एटलीस्ट एक आधी है 10-12 मिनट की। तो इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स मैंने दिया, प्रैक्टिकली आपको समझाने का कोशिश किया है, हर चीज की लिंकिंग बिठाई है। तो अपेंडिक्स 3 जो है आपके लिए केक वॉक होगा। इट विल बी द होमवर्क फॉर यू, एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड। ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे मुझे लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा रखी है, जैसे कि डिस्क्रिपेंसी इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब बात ये कि जितना चीजें मैंने समझाया ना उसको बस यहाँ पे क्या कर दिया, कैटेगराइज करके दे दिया है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कमियां हैं, उसके कुछ सर्कमस्टांसेस, कॉन्फ्लिक्टेड और मिसिंग एविडेंसेस है, उसके कुछ सर्कमस्टांसेस, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ प्रैक्टिकली। उसके बाद प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और उसके बाद अदर्स, चार कैटेगरी में इसको क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। आपको बस ये पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इतना कोई मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा, केस स्टडी में दे देंगे, 2-3 बार पढ़ना है और ये पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड सिनेरियोस को डिस्कस कर रखा है। यू विल बी एबल टू लिंक ऑल ऑफ देम with your previous examples I have given you till lecture number 24-25 of essay 240. So this will be a homework for you. And yes, if you have any doubt, you have any question to ask me, you can ask me on my Telegram channel or even the comment section of the YouTube. Right? जोन सा आप पॉइंट कहोगे कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, तो आई विल बी हैविंग अ रेडी एग्जाम्पल फॉर यू एंड मेक अ वीडियो। एंड इवन अगर छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा डाउट होगा तो आई विल गिव यू द वॉइस क्लिप नोट ऑन माई टेलीग्राम चैनल specifically mentioning the topic, right? So this was for my side for this particular lecture. We will be wrapping up this whole essay in our next lecture, और whole essay के लिए भी मेरे पास सारा ही notes तैयार है। 9 पेजेस रह गए, 9 पेजेस, वो भी बस तुम्हें हैंड रिटन नोट्स में दिख रहा है। बेयर ऐसे में बस ये 2-3 पेजेस है, तो हम इसको क्या कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे, राइट? थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखना होता है आंसर के, तो वो चीजें मुझे पढ़ानी है आपको, राइट? तो ठीक है, ऐसे 240 अपना खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद हम ऐसे 260 को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट कर देने वाले हैं। एंड ऐसे 260 भी बहुत अच्छा है। यू विल बी हैविंग अ नॉलेजेबल सेशन फॉर ऐसे 260, बहुत चीजें पता चलेगी आपको, राइट? तो टिल देन, हैव अ गुड डे, take care of yourself and keep revising the stuff. Bye bye.